उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश के राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में उत्तराखंड में आगामी दिनों के लिए कई कार्यक्रम तय किए जाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि ये बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर होनी है। इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव के साथ साथ नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति पर चर्चा होगी। हमारे उत्तराखंड के 8 सांसद, 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा, इनकी बैठक हमारे जो उत्तराखंड से भारत सरकार मंत्री बने अजय टम्टा जी के आवास पर होगी। इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन दुष्यंत अपने बीएल संतोष जी इस बैठक में रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे, सह प्रभारी रेखा जी रहेंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हम सब लोग बैठेंगे। एक तो जीत का उत्सव है, उसके साथ साथ आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को और व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से उस बैठक में हमारी पूरी चर्चा रहने वाली है। हमारे दोनों बाई इलेक्शन में सभी सांसदों के कार्यक्रम निश्चित करेंगे। साथ साथ नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में के दृष्टिकोण से कुछ चर्चाएं होंगी, उनके कार्यक्रमों का स्वरूप तैयार होगा और भविष्य में दिसंबर में तक पंचायत चुनाव भी होने, तो क्योंकि लोकसभा सत्र है, उससे पहले हमेशा हम लोग अपने सांसद साथ बैठते हैं, तो लोकसभा संबंधी विषय भी। संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? आज दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है बीजेपी की। जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि आज दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और ऐसे में तमाम जो है नेता और वो है दिल्ली पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए से बीएल संतोष जो है राष्ट्रीय महामंत्री संगठन हो, चाहे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम हो, तमाम मंत्री जो है वो पहुंचेंगे। इसी के साथ ही 5 सांसद जो है वो पहुंचेंगे। इसी के साथ राज्यसभा के 3 सांसद जो है वो आज अजय टम्टा के आवास पर पहुँचेंगे और वहाँ पर एक बड़ी बैठक जो है कार्यकारिणी की होगी। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है लगातार मंथन कर रही है कि आगामी निकाय चुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, उसको किस प्रकार से साधा जाए और लगातार ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि अपना जो वोट प्रतिशत है, वोट शेयर है, वो किसके लिए बढ़ाया, कैसे बढ़ाया जाए। और कैसे कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि जिस प्रकार से लोकसभा में भाजपा का जो वोट प्रतिशत रहा वो कम रहा और उसको लेकर भाजपा अब चिंतित रही है। जिन विधानसभाओं में वोट प्रतिशत कम रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा चिंतित है और उनको बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं भाजपा ये कोशिश कर रही है कि वोट प्रतिशत जो है वो बढ़े और कैसे न कैसे हम जो निकाय चुनाव है उसमें अपने बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर कर सकें। अच्छा हिमांशु, अगर देखा जाए तो अभी आगामी जो प्रदेश में इलेक्शन होने हैं उपचुनाव को लेकर के भी क्या रणनीति बनने जा रही है, और दूसरा आगे जो आगामी कार्यक्रम है वो बीजेपी क्या कुछ तय करने जा रही है इस बैठक के माध्यम से? जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा ने जीत हासिल तो की, लेकिन कई विधानसभाओं में जो है वोट शेयर कम रहा है और उसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में पकड़ हो। ये बद्रीनाथ विधानसभा या मंगलौर विधानसभा उपचुनाव हो, इसके साथ ही निकाय चुनाव होने हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे चुनावों में बूथ का मजबूत होना सबसे ज़रूरी भाजपा मानती है और लगातार अपने बूथ सशक्तिकरण के जो काम है वो भाजपा यहाँ पर करती है। लगातार कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क साधना हो या बैठकें हो, कार्यकारिणी का गठन हो या तमाम प्रदेश, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन हो, उसको लेकर जरूर यहाँ पर चर्चा होगी। कुछ प्रकार जो प्रभारी मंत्री हैं या सांसदों के किस प्रकार से दौरे रहने वाले हैं, क्योंकि निकाय बद्रीनाथ और मंगलौर सीट दोनों ही बीजेपी के लिए इस समय जीतना एक अनिवार्य पहल हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा का जो विजय रथ है वो लगातार चलता आ रहा है। उत्तराखंड में मैं बात करूँ तो 3 राज्यसभा सांसद बीजेपी के पाले में, 5 लोकसभा सांसद बीजेपी के पाले में। इसके साथ ही राज्य में बहुमत की पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर भाजपा की है, तो कहीं ना कहीं भाजपा ये कोशिश करेगी इन दोनों ही उपचुनाव में जो है बेहतर प्रदर्शन किया जाए और मंगलौर में अपना खाता खोलने के साथ ही बद्रीनाथ से किस प्रकार राजेंद्र भंडारी को बद्रीनाथ से फिर विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचाया जाए और कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव हो उसके लिए क्या तैयारी होनी है, क्योंकि निकाय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे नहीं बल्कि क्षेत्रीय मुद्दे हावी होते हैं और किस प्रकार से सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक सीधे पहुँचाया जाए, उसके लिए कार्य यहाँ पर होने हैं।
अच्छा हिमांशु, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जिस तरह से एक के बाद एक बैठकों का दौर भी जारी है, दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि प्रदेश में कई तरह के मुद्दे भी हावी हो रहे हैं, चाहे वो भू कानून को लेकर के हो, चाहे वो पेड़ कटाई ना करने को लेकर के हो। तो ऐसे भी कई मुद्दे हावी हैं, उस पर सरकार किस तरह से मंथन करेगी और संगठन किस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा? जी, बिल्कुल विशाल, आपने बहुत बेहतरीन बात यहाँ पर की है कि भू कानून का मुद्दा हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा हो, ये 2 मुद्दे इस समय प्रदेश में बहुत चर्चित मुद्दे हैं और इसको लेकर लगातार जो है जनता सड़कों पर आक्रोश व्यक्त कर रही है और उसको लेकर लगातार, क्योंकि सीएम धामी भी इस बात को कह रहे हैं कि हमने भू कानून को अपनी मैनिफेस्टो में रखा था, उसके लिए समिति का गठन हो रहा है, उस पर लगातार काम हो रहा है। इसी के साथ ही जिस प्रकार से हाल ही में जो कैंट रोड पर 200 वृक्ष कटने थे और फैसले को तत्कालीन प्रभाव से मुख्यमंत्री ने वापस लिया, खलंगा के जो वृक्ष कटने थे उस फैसले को वापस लिया, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है जनता की बात को समझ रही है, जनता के जो हित है उनको समझ रही है और सरकार जानती है कि अगर हम जनता की बात ना मानेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो है डैमेज जरूर आने वाले निकाय चुनाव में होगा या जो है पंचायत चुनाव में होगा। इसके लिए सरकार लगातार जनता की बातों को स्वीकार रही है और जल्द ही, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने का ये कहना है कि वनों की कटाई, विकास आवश्यक है लेकिन वनों की कटाई अंधाधुंध ना हो, उसके लिए नियंत्रित तरीके से, सुनियोजित तरीके से पर्यावरण का दोहन हो और विकास भी जो है बेहतर ढंग से हो। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ जो है बैठकों का दौर जारी है। इसी के साथ ही संगठन भी लगातार इस बात को चर्चा कर रहा है कि किस प्रकार से जो है सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाया जाए, सरकार के जो फैसले हैं वो सीधा आम जनता तक पहुंचाया जाए। इसके लिए कहीं ना कहीं दोनों ही, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, आपस में समन्वय बनाकर यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो सकती है बारिश। 26 जून से तेज बारिश होने की संभावना और 27-28 जून को पश्चिमी यूपी में हो सकती है तेज बारिश। 3-4 दिन बाद पूर्वी यूपी में मानसून का आगमन। अगले 2 दिन बाद प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार भी जताए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 से 4 दिन बारिश का अनुमान जारी किया गया है। ऐसे में राहत मिलती हुई प्रदेशवासियों को ज़रूर नज़र आएगी। गर्मी का सितम भी एक तरफ जारी है और ऐसे में अब बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि अब छिटपुट बारिश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है और आने वाले 2 दिनों में प्रदेश के कई जगहों में छिटपुट बारिश मिलेगा और जो अच्छा फ्लो, जो बारिश का अच्छा दौर जो शुरू होगा वो परसों से दिनांक 26 तारीख से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उधर से थोड़ा फ्लो होगा। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 27-28 में अच्छी बारिश की संभावना है। तो आने वाले 2 दिनों के बाद एक अच्छी बारिश की संभावना प्रदेश में बन रही है। और अगर हम मानसून के आगमन की बात करें तो ऑफिशियली जो मानसून है, जैसे अभी छिटपुट बारिश होगा, जो मेन फ्लो हो रहा है जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वो परसों से आने की उम्मीद है। तो आने वाले 3 से 4 दिनों में हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून का आगमन हो जाएगा और उसके बाद फिर हम आगे का भी देख सकते हैं। तो फिलहाल आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद है प्रदेश में। अगर हम लू की बात करें तो प्रदेश में ऑलमोस्ट जैसे तापमान अपने सामान की तरफ हो गया, कहीं कहीं तापमान कुछ सामान से 1-2 डिग्री ऊपर है। तो जो एक मार्जिनल केस है जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो आगरा, मथुरा, जो अलीगढ़ जो रीजन है, वहाँ पर थोड़ा तापमान अपने सामान से थोड़ा सा 3 से 4 डिग्री अबव नॉर्मल के बेसिस पे है, डिपार्चर है। तो उसके बेसिस पे आने वाले 1-2 दिन में एक हल्का सा येलो अलर्ट टाइप का उधर। और कन्नौज से बड़ी खबर, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं 8 बच्चे और कुल 21 लोगों को अस्पताल में भी कराया गया है भर्ती। भजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे 21 लोग और डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग का बताया है मामला। तो आपको बता दें, इस दौरान फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं 8 लोग और सभी 21 लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। आपको बता दें कि भजन कार्यक्रम में ये सभी लोग शामिल हुए थे और इस दौरान फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं 8 बच्चे और कुल 21 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। और डॉक्टर्स का कहना है कि फूड पॉइजनिंग का शिकार ये लोग हुए हैं।
इन लोगों ने कथा कराई थी। उन लोगों ने सबने कथा कराने के बाद बच्चों को खाना खिलाया और बच्चों ने जिन्होंने खाना खाया, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, उनके सारे पेट में दर्द हुआ, पलटी होने लगी, सारे बीमार पड़ गए, बढ़ते चले गए। लगभग होंगे 15-20 हो जाएं। मेरे चाचा थे, उन्होंने कथा करवाई है गांव में। क्या नाम था चाचा? चाचा का नाम है कौशल। उन्होंने कथा करवाई थी, तो उसमें अपनी गाय के दूध का चंदा मित्र बनवाया, तो चंदा मित्र में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। सारे लोगों ने, जिन लोगों ने चंदा मित्र दिया उसको बहुत दिक्कत हो गई, उनके पेट में जलन हो रही है, उल्टी आ रही है। जयसिंहपुर में कोई प्रोग्राम था जिसमें खाने पीने का इंतजाम था, जहाँ पर फूड पॉइजनिंग हो गया, तो उसमें करीब 8 बच्चे हैं और बाकी सारे एडल्ट हैं। अभी सारे सामान्य स्थिति में हैं, किसी को यहाँ से रेफर नहीं किया। और संवाददाता फहीम खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रईस, क्या कुछ मामला था ये अभी और क्या कार्रवाई हो पा रही है अभी? डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? जी, आपको बता दें, ये पूरा मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के जयसिंह नगला का है, जहां पर कथा चल रही थी। कथा के बाद वहां प्रसाद वितरण हो रहा था। प्रसाद 21 लोगों ने प्रसाद खाया, जिसमें उनकी तबीयत बिगड़ गई। कोई गिरने लगा, कोई पलटी होने लगी, किसी को लेटरिन होने लगी, तो हाहाकार मच गया। लोगों ने आन फान ले जाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर उनका उपचार चल रहा था। वहीं डॉक्टरों ने फूड पॉइजन की बात कही, लेकिन सभी की हालत में सुधार बताया जा रहा है। जी, तो टोटल कितने लोग हैं ये अभी, और अभी इलाज कितनों का जारी है? क्या किसी को रिलीज भी किया गया है अस्पताल से अभी तक? जी, कथा के बाद प्रसाद खाने से करीब 21 लोगों की हालत बिगड़ गई थी, जिन्हें लेटरिन और पेट में दर्द, उल्टियां होने लगी थी, जिससे वहां और लोगों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया था, जिन्हें आनंद फानंद ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें कई लोगों की तो उसमें छुट्टी भी हो चुकी है, जिनकी हालत में सुधार था। 2-4 लोग बचे हैं, उनका अभी तक उपचार चल रहा है। जी बिल्कुल रईस खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भीम आर्मी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ फिरोजाबाद पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मृतक बंदी आकाश के परिजनों से मुलाकात की और एसपी सिटी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। साथ ही परिजनों के लिए 50 लाख मुआवजे की उन्होंने मांग भी की है। हम 17 तारीख को जनपद फिरोजाबाद में थाना दक्षिण के अंतर्गत हुमायूंपुर मोहल्ले के अंदर स्थानीय पुलिस ने एक नौजवान लड़के को, जिसका नाम आकाश है, उसको उठाया था और उनके घर वालों को नहीं बताया कि हम क्यों ले जा रहे हैं। घर वाले पूछते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन पुलिस उठा के ले गई और उस लड़के की 21 तारीख को पुलिस ने घर वालों को सूचना दी कि आपका लड़का की मौत हो गई है, आप अपने लड़के की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस से दे दो। तो ये एक बहुत ही घोर अन्याय पुलिस के द्वारा किया गया है। एक नौजवान को घर से ले जाकर और फिर सूचना देना कि उसकी मौत हो गई है, ये पूर्ण रूप से पुलिस की कस्टडी में किया गया कृत्य है। इस पर तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की। पुलिस इसमें लीपापोती कर रही है। इससे आम जनता में बड़े पैमाने पर आक्रोश बढ़ रहा है। इस पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी के निर्देश पर मैं, सुनील कुमार और हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल आज पीड़ित परिवार से भी मिले। हम लोग, पीड़ित परिवार ने हमें जानकारी दी कि हमारा लड़का सीधा शरीफ लड़का था, उस पर कभी कोई FIR नहीं दर्ज हुई और मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन पुलिस ने उसको ले जाके और बहुत ज़्यादा मारा पीटा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चोट के स्पष्ट रूप से निशान है। उसकी पुलिस की पिटाई से ही उसकी मृत्यु हुई। और बड़ी खबर का असर HNN का हुआ है, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर HNN न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। ऐसे में जूनियर इंजीनियर के खिलाफ DM ने लिया है संज्ञान और PWD के एक्शन गंगा सागर यादव को भी किया गया है तलब। जूनियर इंजीनियर के खिलाफ हो सकती है बड़ी कार्रवाई और HNN की खबर का बड़ा असर हुआ है। HNN ने प्रमुखता से भी इस खबर को उठाया था और जूनियर इंजीनियर के खिलाफ अब DM ने संज्ञान लिया है और मामले में PWD के एक्शन गंगा सागर यादव को भी तलब किया गया है।
और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव यूपी हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ मामला था? एचएनएन ने भी प्रमुखता से दिखाया था इस खबर को, और अभी क्या कुछ संज्ञान लिया गया है मामले में? हाँ, देखिए विशाल, निश्चित रूप से ये कल जो है एचएनएन न्यूज पे ये खबर बहुत ही प्रमुखता के साथ चली थी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जिलाधिकारी महाराजगंज अनुनय झा, जो कि एक अच्छे आईएएस ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ भी वो रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है और जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं। उनको जब यह बात पता चली और एचएनएन पे यह खबर चली, फिर उसके बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस पूरे मामले पर एक्शन को तलब किया है और इस पे निश्चित रूप से जो भी दोषी हैं, जूनियर इंजीनियर, उन पे गाजगिरी तय है, उनका जो है स्थानांतरण भी होना तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति की बात कर रही है, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल उनके साख पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कल जैसे ही खबर चली है, महाराजगंज के जिलाधिकारी ने इसको बहुत ही प्रमुखता से इस खबर को जो है संज्ञान लिया और उसके बाद उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि तलब करने के बाद आगे जिलाधिकारी महाराजगंज क्या कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ताजा मामला ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र नेहरू नगर चौकी का है, जहां पर जगतपुर रोड पर स्थित जमीन पर महिला को आगे करके अवैध कब्जा किया जा रहा था। कब्जा रोकने पर महिला शक्ति पाठक और उसके बेटे यश पाठक पर 20 दोस्तों ने हमला कर दिया। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से ये लोग एक व्यक्ति पर सब मिलकर हमला कर रहे हैं। मामले में जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक लड़के भाग चुके थे। मामला हमारी ज़मीन का है, जो कि देवर रोड पे स्थित महेशपुरा के आसपास ज़मीन है, मेन रोड पे। तो हमारी ज़मीन है जो 2 एकड़ 89 डिसमिल है, और हमारे सामने वाले जिनने हमें मारपीट की है उनकी ज़मीन है, लेकिन हम लोगों के मुलजमान नंबर हैं सारे। तो इन्होंने क्या किया, एक प्लान बना के और हमारी ज़मीन पे जहाँ पे हमारे पिलर थे, पहले से हमारा गड्ढे थे, बोर्ड लगा था, तो एक दिन पहले इन्होंने बोर्ड फेंके। और हम लोगों का आपस में, इनके भाई ने कहा कि बैठवार वो कर लेंगे, लेकिन आज फिर नहीं माने। ये लोग सब पहुँचे और पहुँचने के बाद इन्होंने पत्थर की बाउंड्री बनवाने लगे। हमें पता चला तो हम जो हमारे पार्टनर हैं जिनके नाम ज़मीन है, हम चारों लोग गए वहाँ पे। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तो इन्होंने सीधा बेड से, लकड़ी से हमारे पैर में वार करने लगे और चैन अंगूठी खींची और जान से मेरी बनियान भी फाड़ दी और चैन अंगूठी खींच ले गए। और इसके बाद जान से मारने की धमकी, कभी अगर ज़मीन पे आए तो जान से मार देंगे, जो कि इनकी संजय पाठक की मैसेज थी, उन्होंने गाली। संवाददाता सत्येंद्र जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या कुछ ये मामला था और अभी क्या कार्रवाई भी हो पाई है कुछ? जी मैं बता दूं, ये ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के जुगपुरा मोहल्ले का मामला है। 2 एकड़ 89 डिसमिल 4 लोगों की जमीन थी, मनोज जैन और जितेंद्र और सतीश जमीन थी और पूरी सही तरह से, लेकिन उसमें इन लोगों के द्वारा, जो विपक्षी लोग हैं, इन लोगों के द्वारा कब्जा करने की नियत से वहां एक दिन पहले इन्होंने उनका जो बोर्ड लगा था वो हटाया, उसके बाद उसके पिलर तोड़े गए और उसके बाद इन्होंने जिस दिन इन्हें अपनी बाउंड्री बनानी थी और कब्जा करना था, वहां इन्होंने एक दाल बाटी का कार्यक्रम रखकर वहां 20-35 लड़कों को इकट्ठा कर, पहले से ही इकट्ठा कर लिया था और बाउंड्री बनाने लगे थे। और जैसे ही ये लोग पहुंचे कि भाई यहाँ क्यों बाउंड्री बना रहे हो, ये आप अवैध कब्जा कर रहे हैं, तो इन लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और एक व्यक्ति पर ये सभी लोगों ने एक साथ मिलकर जानलेवा हमला किया। लेकिन पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस पहुंची, जब तक ये लोग भाग चुके थे। और सदर कोतवाली क्षेत्र में जब कोतवाल साहब को भी इसकी सूचना दी गई, उन्होंने मामला दर्ज करने का भरोसा दिलाया है और जांच की कार्रवाई की है। जो उसको एसडीएम और यहाँ के सीओ सदर हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मऊ में एक निजी विद्यालय पर कब्जा जमाने पहुंचे 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसी दौरान बीजेपी एमएलसी शिक्षक संघ उमेश त्रिवेदी और बीजेपी नेता अजीत सिंह के समर्थकों में झड़प भी हो गई।
दोनों पक्षों में नोकझोंक के बाद हाथापाई शुरू हो गई और इतने में एमएलसी उमेश त्रिवेदी के गनर ने गोली चला दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। मामले में पुलिस ने गोली चलाने वाले युवक को हिरासत में लेने के साथ ही 2 वाहनों को भी सीज करने की कार्रवाई की है। जैसे ये 2021 का मामला जो है मैनेजमेंट की लड़ाई है, जिसमें ये जो है 27/5/2024 को हाई कोर्ट में ये मामला गया, जिसमें जो है मामला गया जिसमें सुनवाई हुई, जिसमें जो है आर्डर जो है सुरक्षित कर दिया गया। आज का ये हुआ कि जो मामला भी ये जो है उमेश द्विवेदी एमएलसी हैं शिक्षक संघ के, इन्होंने अपने कम से कम 40 से 50 लोगों के साथ असलाधारी 17 गाड़ी के साथ कॉलेज पे पहुंचे और ताला तोड़ के। मामला ये है कि एक अल्पसंख्यक स्कूल है यहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसके वैधानिक अध्यक्ष हैं 28/5/2024 से। तो विपक्षी वहाँ जो है उसका आईडी पासवर्ड नहीं दे रहे थे और वहाँ कोई बैठ नहीं रहा था। लड़के सफ़र कर रहे हैं जिनको फार्म वगैरह भरना है। तो यहाँ प्रशासन से मैंने बात की थी, कप्तान साहब से भी, डीएम साहब से। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आपके पक्ष में है, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने वहाँ मीटिंग रखी थी एज अध्यक्ष विद्यालय के लिए। तो मैं वहाँ गया, मीटिंग किया। थाने से फोर्स भी हमें दी गई थी, 1 दरोगा और 2 कांस्टेबल वहाँ गए थे। फिर आधा पौना घंटा वहाँ रहा, फिर वहाँ से वापस आ रहा था। तो आते समय हमारा एक सहयोगी था, वो एक गन लिया था। तो उस गन को लेकर के वहाँ थोड़ा सा झाड़ थी तो उसमें गिर गया। गिरने से फायरिंग हो गई। तो उससे ये मैसेज हो गया कि फायरिंग हो गई, जब उससे कोई मतलब नहीं है। एक विद्यालय पे एक व्यक्ति के द्वारा जो है गोली चल जाने की जो है खबर आई थी। इस पे मौके पे जो है कि आइडिया नीचे करा पहुँचने के बाद जब देखा गया तो असलहे से किन परिस्थितियों में और कैसे जो है कि गोली चल गई है उसकी जांच की जा रही है। और साथ ही साथ यदि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसकी भी जांच की जाएगी और सारे ही पहलुओं को देखकर इसमें आगे। और संवाददाता विनय कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, क्या मामला है और अभी पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई भी की है पूरे मामले में? विनय, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो जी सर। विनय, क्या ये मामला था और अभी क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है इस मामले में? सर देखिए, प्रबंधकीय पद को लेकर की वर्चस्व की लड़ाई थी। ये विद्यालय है, ये अमित सिंह थे जो उनकी कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद से लगातार ये कॉलेज जो है वर्चस्व का केंद्र बना रहा है, जहाँ प्रतापगढ़ के शिक्षक एमएलसी अपने उमेश द्विवेदी जो थे अपने 40-50 की संख्या में पहुंचे थे विद्यालय पर कब्जा करने के लिए। वही कब्जा के दौरान आपसी नोकझोंक के बीच में जो उनके गनर थे, और गनर से गोली चल गई थी और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और जहां उन्होंने एक गनर को उन्होंने अपने साथ कब्जे में लेकर के पुलिस कोतवाली पहुंचे हैं। और अभी तक की जानकारी नहीं मिल पाई है कि मुकदमा दर्ज पुलिस ने किया है कि नहीं किया है। फिलहाल मामला विद्यालय के वर्चस्व को लेकर के है। जी बिल्कुल विनय, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मऊ के समस्त अभिभावक संघ के अधिवक्ता न्याय कार्य से वितरक रहते हुए सिविल कोर्ट सेंट्रल बार के अध्यक्ष लाल जी पांडे और टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार गुप्ता के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। पुलिस विभाग की जांच एसपी ने सीओ सिटी को सौंप दी है। वहीं जिलाधिकारी ने जांच एसडीएम सदर को सौंपते हुए न्याय दिलाने का भरोसा भी जताया है। यह जो है शनिवार को एक हमारे साथी अधिवक्ता को डीएम साहब के यहाँ जो रसोईया के पद पर दिनेश कुमार प्रजापति तैनात हैं, इनके परिजनों द्वारा घर के अंदर से खींचकर ईंट डंडों और लाठी से मतलब कूच के मारा गया, जिससे उनकी हालत आज भी गंभीर है। जिला अस्पताल में भर्ती हैं, उनका उपचार चल रहा है। पूरे घटनाक्रम पर जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया
इससे पूर्व भी जिलाधिकारी महोदय को 21 मई और 11 जून को अवगत कराया गया था और उसके बाद जिला प्रशासन राजस्व विभाग की टीम और थाना दक्षिण टोला पुलिस पहुंची थी मौके पर, लेकिन कोई न्याय संगत और तर्कसंगत कार्रवाई नहीं की गई, जिससे के फलस्वरूप यह घटना घटी है। हमारी मांग है कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इस घटना में जो भी जिम्मेदार अधिकारी राजस्व के शामिल हैं उनके विरुद्ध जो है प्रशासनिक कार्रवाई की